Good morning, students. In previous lecture, I discussed the balance sheet format, only liabilities side. So today again I am recapping the liability side and further continue the next topic. तो ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में आपका फॉर्मेट था पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स करंट ईयर एंड फिगर्स प्रीवियस ईयर. और ऊपर आपने नेम ऑफ द कंपनी और बैलेंस शीट एज एट नोट करना है. इसके बाद इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड थी पहले. ये वर्टिकल बैलेंस शीट है. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके 4 हेड है. शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सेकंड ये, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज करंट लायबिलिटीज. और इसके अंडर थ्री जो भी सब हेड्स है वो भी ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू. शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा. उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज. इसके भी 4 सब हेड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज, उसके भी 4 सब हेड है. अर्लियर आई डिस्कस दीज विद यू. शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. Now today I'm going to discuss with you the asset side. What is the asset side? Now in asset side only 2 heads are there. One is non-current assets and second one is current asset. Only 2 heads are there, non-current assets and current asset. Liability में तो आपके इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में तो 4 हेड्स है और एसेट में ओनली 2 हेड्स है, यानी टोटल 6 हेड्स है, 4 अंडर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड 2 अंडर एसेट साइड. तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स है. नॉन करंट एसेट में यहाँ पर 5 सब हेड है. 5 सब हेड्स कौन कौन से? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल, यानी फिक्स्ड एसेट में यानी फर्स्ट सब हेड है फिक्स्ड एसेट. इसमें क्या क्या टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है. टेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जो हमें दिखाई देती है. और इंटेंजिबल कौन सी होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती. यानी हमें ध्यान रखना कि कौन सी टेंजिबल है कौन सी इंटेंजिबल है. नाउ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल. टेंजिबल मतलब जो एसेट हमें दिखाई देती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, विच कैन बी सीन. और इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट. दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स. एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होता है कि जैसे कोई भी कैपिटल है, जो भी मतलब वैसे ये टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन वैसे बता देती हूँ मैं आपको. अंडर जो है प्रोसेसिंग में चल रही है, यानी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. यानी कोई भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई भी मशीनरी है वो भी बन रही है मशीनरी. लाइकवाइज इंटेंजिबल एसेट भी यही सेम है. बट ये दोनों टॉपिक, जैसे कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. तो ये दोनों से रिलेटेड वैसे कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेनली आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट रहेगी. उसके बाद सेकंड सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. थर्ड है डेफर्ड टैक्स एसेट. डेफर्ड टैक्स एसेट से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ इज अदर नॉन करंट एसेट. यानी 5 सब हेड है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स. एंड उसके बाद क्या है आपके पास करंट एसेट है. यहाँ पर आपके 6 सब हेड्स है, वहां पर 5 थे, यहाँ पर 6 है. और नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 थे, करंट लायबिलिटीज में भी 4 थे. यानी नॉन करंट एसेट में 5 सब हेड्स है. फर्स्ट सब हेड कौन सा था? फिक्स्ड एसेट. सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. थर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट. ये आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे प्रॉपर वे से. एंड नाउ सेकंड पॉइंट इज करंट एसेट. करंट एसेट में 6 सब हेड है. फर्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेंट्रीज, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड सिक्स अदर करंट एसेट्स. ये आपको एज इट इज ही रिवाइज करने पड़ेंगे, टिप्स भी होने चाहिए. क्वेश्चन करने से पहले आपके पास ही हेड्स और सब हेड्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए. अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अब इसके वन बाय वन मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि शेयर होल्डर फंड है जो
सबसे पहले हमने क्या किया था शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल में आता क्या क्या, यानी इसमें कौन कौन सी आइटम्स है। यानी आपको देखो, एक साइड होगी आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, उसका हेड कौन हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। फर्स्ट हेड कौन सा हो गया, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर सब हेड कौन सा है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सी आइटम्स है वो भी तो हमें पता होनी चाहिए ना। आइटम्स यानी आपको 3 चीजें ध्यान रखनी, हेड, सब हेड्स एंड उसके अंडर की आइटम्स। अब शेयर कैपिटल में कौन सी आइटम्स है, शेयर कैपिटल में सब कुछ ही आएगा, इक्विटी शेयर्स हो एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इसकी डिटेल है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसकी डिटेल बताने जा रही हूँ, क्या क्या डिटेल इसकी आ रही है। तो डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो शेयर कैपिटल आपके पास ये रही। तो आपको शेयर कैपिटल होता क्या कि बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कैलकुलेट कैसे होती है, तो ये सबसे पहले हमें चाहिए होती है अथोराइज्ड कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल के नोट्स क्या होंगे, ये जो भी आपके बैलेंस शीट की आइटम्स है, बैलेंस शीट में सिर्फ आपने हेड्स और सब हेड्स लिखने हैं और उनका जितना भी अमाउंट है वो जाके लिखना है टोटल। जैसे मान लो यहाँ पर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, इसका हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या हो गया, शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे आई, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड, इसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसका क्या नोट्स है, सबसे पहले ये सेम आपके क्वेश्चन सेम आपका शेयर कैपिटल में भी था, उसमें भी था, शेयर चैप्टर में भी सेम बिल्कुल टोटली टॉपिक ही वाला। तो सेम आपने वहां पर भी ऐसे ही करना है और यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो आपके पास ये वाला टॉपिक है अथोराइज कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या है, अथोराइज कैपिटल। इससे पहले अथोराइज कैपिटल लिखते हैं कि कंपनी अथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, तीनों का मतलब सेम है, अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल, तीनों का मतलब सेम है। यानी मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अपनी लाइफ टाइम में कंपनी जितनी मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है, दैट इज नोन एज अथोराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ क्या लिखना है, जितनी कंपनी के अथोराइज कैपिटल है इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ दिस। तो टोटल अमाउंट आके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के उसको क्लोज कर देना आपने ऐसे, डबल अंडरलाइन से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो है कैपिटल कौन सी होती है, इशूड कैपिटल। यानी ऑथराइज कैपिटल तो वो है कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, जो कंपनी के जो कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है कि इतनी टोटल कैपिटल है। अब कंपनी को जितना पैसा चाहिए कंपनी उतने ही शेयर्स इशू करेगी। यानी जितने कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, तो ऑफर्ड कैपिटल जितना शेयर्स इशू करती है तो किस में आ जाएगा, इशूड कैपिटल में। तो जरूरी नहीं कि ऑथराइज्ड और इशूड सेम हो सकता है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो 50,000 शेयर्स की है और कंपनी इशू कर दिए 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच या 100 ही जो भी है। 100 आएगा तो 20 लाख आ जाएगा, तो हम ये लिख देंगे 20 लाख रुपीज लिख के इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर 50,000 था, 100, तो यहाँ क्या करेंगे 50 लाख लिख के इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद थर्ड क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती है, जितनी कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती है, इनविटेशंस आती है पब्लिक की तरफ से, कंपनी के पास जितने शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती है, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जितने शेयर्स की एप्लीकेशन है सबने पूरा पैसा दे दिया। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे फुल्ली पेड अप, सबने पूरा पैसा दे दिया। यानी जितने शेयर्स का पूरा पैसा आ गया, जैसे मान लो कंपनी ने के पास जितने भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फाइनल कॉल भी दे दिया, तो वो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब इसमें दूसरी कैटेगरी क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। जिससे आपने शेयर चैप्टर में किया था, जैसे कंपनी ने यहाँ पर 20,000 शेयर इशू किए, एक शेयर होल्डर था 1000 शेयर होल्डर, जिसके 1000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया मान लो, तो इसका मतलब क्या है, इसे सब्सक्राइब तो कर दिया, नहीं एप्लीकेशन तो दे दी 1000 शेयर के लिए, बट इसने पूरा पैसा तो नहीं दिया ना। यानी इसकी अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स रहती है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्योंकि 20 में से 1000 ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 1000 तो ही आ जाएंगे 1000। ठीक है, जितने कितने शेयर कितने का एक है, 100 का, तो कॉल्ड अप हमारा मान लो सारा ही कॉल्ड अप है, तो ये बन जाएगा 1 लाख। 1 लाख बनता है, और 1 लाख में से कितना नहीं आया, मान लो 30 रुपीज था, 20 था, 50 नहीं आया, तो 50,000 क्या हो गया, कॉल्स इन एरिया, जो पैसा नहीं आया
मल्टीप्लाई माइनस कर दो 50,000, तो बाकी कितना बच गया 50,000 रुपीज। ठीक है, यानी 1,000 जो जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया था, एप्लीकेशन तो दी थी, बट उनकी तरफ से पूरा पैसा नहीं आया। तो इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने हो गए? ये कंपनी शेयर कितने की इशू किए थे? 20 में से 1,000 ही तो आ गए जिनका पूरा पैसा नहीं आया, बाकी 19 का तो आ गया ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 19,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो कितना बन जाएगा? ये 19 लाख बन जाएगा। तो 19 लाख में से और 1,000 का कितना आया? 50,000 आया। तो टोटल कंपनी वास कितना पैसा आ गया? 19,50,000 शेयर्स। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट और भी एडेड है, अगले क्वेश्चन में दिया होता है। कई बार क्या होती है, कंपनी पूरे शेयर इशू नहीं करती, ठीक है, तो सारे फोरफिटेड है। तो जो फोरफीचर का अमाउंट, यानी जो रीशू वाला फोरफीचर का अमाउंट होता है, वो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। हमने शेयर्स में यही तो किया था कि मान लो कंपनी के 1,000 शेयर्स फोरफिटेड है, तो उसमें से 800 रीइशू कर दिए। जो 800 का फोरफिटेड अमाउंट था जो हमने कैलकुलेट किया था, उसे तो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। मैंने बोला था ना कि उतना पैसा ही कैपिटल रिजर्व में, यानी जो गिफ्ट एंट्री की थी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, उतना डालेंगे कैपिटल रिजर्व में जितने शेयर्स रीइशू है। इसका मतलब 200 शेयर्स का जो फॉरफीचर है वो तो पड़ा ही है, मतलब जो शेयर रीइशूड नहीं है, तो उनका जितना भी पैसा पड़ा है वो किस में जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा अगर पड़ा है तो। अगर सारे के सारे रीइशू है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ये पॉइंट आएगा ही नहीं। जितने भी अनइशूड शेयर्स है, अनरीइशूड जिससे, तो उनका पैसा जितना भी रहेगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। अगर सारे के सारे रीइशू है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो इशूड रीइशू किए ही नहीं, कोई ना कोई कुछ भी नहीं किया, बस फॉरफिट कर लिए, रीइशू नहीं किए, तो सारा का सारा फॉरफीचर पड़ा है, वो शेयर फॉरफीचर जितना भी सारा पड़ा है अभी, जो शेयर रीइशू नहीं हुए वो सारा यहाँ पर लिख के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मान लो यहाँ पर सारे के सारे इशू हो गए, तो फिर तो 19,50,000 रुपीज आएंगे। और जितना यहाँ पर आ गया, मान लो सपोज 19,50,000 आए ना ये वाला, तो इसे हमने कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे 19,50,000, यानी बैलेंस शीट में कैलकुलेशन नहीं करनी, जितनी भी आइटम्स की सब हेड्स की कैलकुलेशन करनी है वो नोट्स थ्रू अकाउंट्स में दिखानी है। तो सिर्फ बैलेंस शीट की है, बाकी डिटेल आपकी इसके एग्जाम में नहीं आएगी। ये बैलेंस शीट तो इसलिए बता दी आपकी, वहां पर इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आएगी और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी आएगी। तो दीज आर द पॉइंट्स which are to be written in the share capital. यानी नाउ आपने शेयर कैपिटल तो देख ली कि कैसे हमने शेयर कैपिटल को लिखना है। यानी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेड था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कैसे नोट्स बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हेड क्या था? नेक्स्ट हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज। यानी नॉन करंट लायबिलिटीज में कितने सब हेड थे? 4। वन कौन सा था? लॉन्ग टर्म बोरिंग। सेकंड कौन सा है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। थर्ड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड फोर्थ है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 सब हेड से, इन 4 सब हेड्स में कौन कौन सी आइटम्स आनी है? कौन कौन सी आइटम्स आनी है? तो यानी सबसे पहले देखना है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है। यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। लोन तो सारे ही आएंगे, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, ठीक है। हमने ध्यान रखना है इसमें डिबेंचर्स भी लिखनी है, बॉन्ड्स लिखनी है, सभी तरह के लोन, लॉन्ग टर्म, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डिबेंचर्स का हेड बताओ और सब हेड बताओ, तो डिबेंचर्स का हेड तो है नॉन करंट लायबिलिटीज, ये रहा, और इसका सब हेड कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बॉन्ड्स का हेडिंग, हेड और सब हेड बताओ। बॉन्ड्स किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग का सब हेड कौन सा हो गया? सब हेड तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से हेड कौन हो गया? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो लाइकवाइज पब्लिक डिपॉजिट भी आ गया। तो बस आपको इसमें ही देखना, लोन तो सारे आएंगे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ठीक है। तो 3 आइटम है बस इसमें, कौन कौन से? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, जो आपको एक्स्ट्रा रिवाइज करके रखनी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या है? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। जितनी भी और लायबिलिटीज हो इसमें आएगी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा? जितने भी प्रोविजंस है, जो प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ध्यान रखना शॉर्ट टर्म नहीं आएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, वो आपके शॉर्ट टर्म है, करंट ईयर के है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के प्रोविजन फॉर
एम्प्लॉयज बेनिफिट जो कि लॉन्ग टर्म है, जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड का जो पैसा कटता है इंसान का, किसी भी एम्प्लॉय का, वो भी लाइफ टाइम के लिए कटता है। एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज भी 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होती है। तो यानी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज। ये आपको लर्न करके लिखनी है नोटबुक पर, तब जाके अच्छी तरह से होगी। और थर्ड हेडिंग कौन सा है इसका? करंट लाइबिलिटी साइड का। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है? करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जो 1 साल के अंदर होती है। इसके भी 4 सब हेड थे। पहला कौन सा है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दूसरा है ट्रेड पेबल्स, तीसरा है अदर करंट लाइबिलिटीज एंड चौथा था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आएगा? जो जिसकी ऐसी बोरिंग जिसकी टाइमिंग अप टू 1 ईयर है, इसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बस 2 आइटम्स आएंगी। या ऐसे लोन, या ऐसे लिखा होगा जो लोन 1 साल से कम टाइम के लिए, तो 1 ईयर से कम टाइम के जो लोन्स है वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएंगे। इसका सेकंड सब हेड कौन सा है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में 2 आइटम्स आनी है, सन्डी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अर्ली +1 में हम बिल्स पेबल और सन्डी क्रेडिटर्स को अलग अलग लिखते थे, लेकिन कंपनीज के अकॉर्डिंग इनको अलग नहीं लिखा जाता। दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स। यानी ट्रेड पेबल मींस सन्डी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। नाउ अदर करंट लाइबिलिटीज में तो जितनी भी सारी अदर, मतलब आपने ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में तो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आ गया। ट्रेड पेबल पता ही है आपको, सन्डी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, कि 4 ही तो इसमें सब हेड है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको ध्यान रख लेने हैं, बाकी सारा किसमें आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। जितनी भी लाइबिलिटी जो 1 साल से कम टाइम के लिए, वो सारी अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी ऐसे लॉन्ग टर्म डेट जिनको अभी पे करना है, मतलब 1 साल से पहले ही पे करना है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड आपका 1 साल के टाइम के लिए होता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, जो सारा किस में आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे प्रोविजन जो आपके 1 साल के टाइम के लिए होते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। So these are the items of the equities and liability side. All heads and all subheads are given here. Now, second side कौन सी है? अब non-current assets. Now, non-current assets. Non-current assets में क्या क्या आएगा? आपके पास 5 subheads है. First is fixed asset. Fixed asset में आपके tangible और intangible, which already I discussed with you. Land, building, plant, machinery, furniture, livestock, computers, vehicles, office equipment, etc. एंड इंटेंजिबल एसेट में आपके गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा आएगा। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट, इनका क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट सब हेड हमने डिस्कस कर लिया, फिक्स्ड एसेट। सेकंड कौन सा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर, यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, दीज आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और थर्ड सब हेड्स कौन सा है? डेफर्ड टैक्स एसेट। तो डेफर्ड टैक्स एसेट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या है? सच ए सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, किसी भी कंपनी ने किसी को एडवांस दे रखा है, डिपॉजिट दे रखे हैं, तो दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बी अमोर्टाइज्ड आफ्टर 12 मंथ्स, तो ये क्या आ जाएंगे? अदर नॉन करंट एसेट में। ये सारी आइटम्स आपको टिप्स में होनी चाहिए क्वेश्चंस करने से पहले। नाउ करंट एसेट में क्या है? 6 सब हेड है इसका। पहला कौन सा है? करंट इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड क्या? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, ये सारी किसमें आएंगी? इन्वेंट्रीज में। ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम है, सन्डी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक बैलेंस, चेक एंड बैंक ड्राफ्ट इन हैंड, तो these are the items under cash and cash equivalent. Now short term loans and advances,
ऐसे लोन एडवांसेस जो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं, 1 ईयर के लिए, सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स, शेष एक्सपेंसेस जो कि नेक्स्ट 12 मंथ्स तक के लिए एमोटाइज करने हैं। ठीक है, तो दीज आर द आइटम्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नो कई बार आपके पास कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स ये फुटनोट में दी होती है, बैलेंस शीट में नहीं दी होती। कंटीजेंट लायबिलिटीज वो होती है जो लायबिलिटी सडन अराइज होती है, जो आप प्लस वन में पढ़ चुके हो। तो 4 आइटम्स है, जैसे क्लेम अगेंस्ट द कंपनीज नोट एक्नॉलेज्ड एज डेट, यानी कोई भी क्लेम है कंपनी के ऊपर किया गया जो डेट नहीं था कंपनी का, लेकिन वो अब जो क्लेम कंपनी को पे करना पड़ भी सकता है और नहीं भी कर सकता। गारंटी गिवन बाय द कंपनी, ये रिवाइज करना आपको बस। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ये सारी आइटम बेटा आपको लर्न करने की है। कमिटमेंट जो कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अनकॉल्ड लायबिलिटीज and areas of dividend on cumulative preference shares. Now these items you have to revise. Now illustration 10 क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे देखो। Under what heads the following items on the asset side of the balance sheet of a company will be presented? तो कैसे है, जैसे सन्डे डेटर्स है, अब आपको पता ऐसे सॉल्यूशन करना है आपको। मैं सॉल्यूशन ही निकाल लेती हूँ। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, ये आइटम्स दी हुई है 7 आइटम्स। यहाँ पर आइटम्स गिवन है क्वेश्चन में, आपने हेड और सब हेड बताना है। सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर्स क्या है, इसका देखो सन्डे डेटर्स है करंट एसेट है, हेड तो वही हो गया। अब किस में थी सन्डे डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट पेटेंट एंड ट्रेड में किस में थी, फिक्स्ड एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में। शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड, ये क्या इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा लगाया हुआ है किसी कंपनी में, नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट कहाँ जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है, तो इसका सब हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। तो इस तरह से सारी आइटम्स आपको दी होंगी और उनके हेडिंग और सब हेड्स बताने हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपने इस टाइप के बैलेंस शीट की जितने भी आइटम्स के क्वेश्चंस है, यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।